90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज आवाज दिल की कन्नौज का पहला और आपका अपना रेडियो स्टेशन। और कार्यक्रम चल रहा है सेहत संजीवनी, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपके बारे में बात करते हैं और आपका जीवन बेहतर हो और आप अच्छी तरह से अपने जीवन को जिएं। इसके लिए हम इस कार्यक्रम में लेके आते हैं ऐसे महानुभावों को जो आपके लिए, आपके जीवन के लिए और आपके शरीर के लिए लगातार मेहनत करते हैं ताकि आप स्वस्थ रह सकें। और आज हमारे साथ सीनियर ऑर्थोपेडिक कनिष्क हॉस्पिटल कानपुर के डॉक्टर रवि गर्ग जुड़े हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद मनीष जी। डॉक्टर रवि, सबसे पहले तो बात ये, क्योंकि लगातार अगर हम ऑर्थोपेडिक की बात करते हो, एक बहुत महत्वपूर्ण जो विषय है या बहुत महत्वपूर्ण जो अंग है हमारे शरीर का, वो है घुटना। और घुटने को लेकर आमतौर पर लोग, पिछले हमने कुछ जो जीवन शैली देखी है, पहले हम देखते थे कि बुजुर्गियत में लोगों को परेशानी होती थी, लेकिन अब 40 क्रॉस करने के बाद में भी थोड़ी थोड़ी परेशानी होने लगती है। तो सबसे पहले ये घुटने के बारे में हमें बताएं कि ये परेशानी होती क्यों है और क्यों और ज्यादा अब दिक्कतें हो रही हैं, इसको लेकर जरा थोड़ा आप बताएं मुझे। धन्यवाद मनीष जी, आपने बहुत सही क्वेश्चन जो है उठाया है। देखिए, घुटने का जो जॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा हम लोग का यूज होता है जब हम चलते हैं, जब कोई भी मोशन करते हैं, तब घुटना और कूल्हा दो ही ऐसे जॉइंट होते हैं जो पैरों के, जिसमें सबसे ज्यादा गतिमानशीलता होती है जी। तो अब जो हो गया है कि हमारी जीवन शैली में इतना बदलाव हो गया है जिसके कारण कम उम्र में भी अब घुटने का गठियावाद होने लगा है। पहले ये बीमारी जो है घुटने की, जो गठियावाद होती थी, वो 60 साल या 70 साल के बुजुर्गों में पाई जाती थी। लेकिन गलत जो है खान पान की वजह से लोगों के शरीर का वजन बहुत बढ़ रहा है, तो वजन का सीधा इम्पैक्ट जो होता है वो घुटनों पे आता है। ओबेसिटी जो है वो डायरेक्ट घुटनों की आर्थराइटिस पे इम्प्लीमेंट करती है। जिन जिन लोगों में वेट ज्यादा होता है, चाहे वो गलत खान पान की वजह से हो या थायराइड की वजह से हो या लैक ऑफ एक्सरसाइज नहीं करते हैं उसकी वजह से हो, जिसकी वजह से जो मोटापा है बेसिकली उसकी वजह से घुटना डैमेज होता है, नंबर 1। नंबर 2, एक्सरसाइज। घुटने की जो एक्सरसाइज आपने देखा होगा, पहले लोग जो है हमारे बुजुर्ग जो साइकिल बहुत चलाते थे, तो साइकिल चलाने से क्या होता था, घुटना चलायमान रहता था, जॉइंट जो है मूवमेंट पे होता रहता। तो अब क्या है, स्कूटर, कार, मतलब आदमी जो है घर से निकलता है। मेरे मन मस्तिष्क में आ रही है, जब हम शौच क्रिया के लिए जाते हैं, पहले हमारे यहाँ देसी स्टाइल के कमोड हुआ करते थे, अब ये टाइप के हो गए, तो बच्चों ने कभी बैठना सीखा ही नहीं। जबकि हम पुरातन उसमें चले जाएं तो हमने देखा कि लोग खाना भी खाते थे तो बिल्कुल उकड़ू बैठ कर खाते थे, या शौच क्रिया से निवृत्त होते तो भी उकड़ू बैठते थे वो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम आ रही है। जो इंडियन स्टाइल की हमारी जो टॉयलेट होती थी पहले, इसीलिए होती थी, हमारे जो सनातन धर्म या उसमें ये बताया जाता था कि इसमें बैठना, तो आजकल अब उसमें वेस्टर्न टॉयलेट हो गई है, जिसकी वजह से घुटनों पे पूरा मूवमेंट नहीं हो पाता है। जब ये हम शुरू से, बचपन से ही अगर हम इंडियन टॉयलेट यूज करते हैं तो हमारे घुटने उसी तरह से मूवमेंट करते रहते हैं। लेकिन अब वेस्टर्न टॉयलेट की वजह से घुटनों में उतना मूवमेंट नहीं होता है, एक्सरसाइजेस नहीं होती हैं, सीढ़ियां वगैरह भी हम लोग ज्यादा चढ़ते उतरते नहीं, लिफ्ट का प्रयोग करते हैं, तो जिसकी वजह से मूवमेंट कम होने की वजह से अब यंग एज में भी ये आर्थराइटिस की लक्षण जल्दी मिलने लगे। अगर हम नटशेल में बोले तो हमारे घुटनों को ज्यादा हम तकलीफ नहीं देते, जिसके चलते घुटने हमें तकलीफ देने लगे हैं। यस, लैक ऑफ एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज तो करते ही नहीं है, और जो नेचुरल वे में एक्सरसाइज होती थी घुटने की, वो भी आपने बंद कर दी, तो जिसकी वजह से उनमें ज्यादा जो है वियर एंड टियर और ज्यादा वो होने लगा है। जी, यानी कि हम अपने श्रोताओं को बोले जरूर, जो इस वक्त वॉइस ऑफ कन्नौज सुन रहे हैं और ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमारा आपका वार्तालाप सुन रहे हैं, उनको हम पहले ये बता दें कि आज अपने इस कार्यक्रम में, सेहत संजीवनी के इस कार्यक्रम में, जो पूरी बात हम फोकस रखने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ घुटनों को लेकर हम रखने वाले हैं, और घुटने को ऑपरेशन को लेकर और घुटने के तमाम चीजों को लेकर हम बात करेंगे। डॉक्टर रवि गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। एक चीज जो अपने श्रोताओं से कहेंगे, जो अभी अभी बात निकल कर आई, वो ये कि अगर हम जवानी में
बचपन में, किशोरावस्था में अगर हम घुटनों को तकलीफ नहीं देंगे तो आगे चल के ये घुटने हमें तकलीफ देंगे। इसलिए हम थोड़ा सा घुटने की एक्सरसाइज लगातार करते रहें, यस, जिसके कि चलते यस, हम आगे परेशान ना हो। डॉक्टर यस। साहब, एक चीज जो हम आपसे जानना चाहते हैं वो ये भी कि जैसे जैसे ये बीमारी ज्यादा बढ़ रही है, दूसरी तरफ इसके इलाज भी काफी बेहतर हो चुके हैं। और यस। खास तौर से अगर हम आपसे डिस्कस करें घुटनों को लेकर, रोबोटिक सर्जरी जो हो रही है आजकल, यानी कि हम्म। रोबोटिक का मतलब जाहिर सी बात है उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम होगा, एज हाँ, हाँ, द नेम सजेस्ट इटसेल्फ कि रोबोटिक सर्जरी अगर है, तो इसके बारे में जरा बताएं आप। हाँ, हाँ। अनिल जी, देखिए, इसमें जो घुटनों का ऑपरेशन गठियावाद में करते हैं, जी उसको पहले तो जानिए क्या होता है। ये टोटल नी रिप्लेसमेंट एक सर्जरी होती है। जी इसमें हम लोग जो घुटने में 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक ऊपर की हड्डी होती है जिसको फीमर बोन बोलते हैं, एक नीचे की टिबिया हड्डी होती है, और एक कटोरी की हड्डी होती है जिसको पटेला बोलते हैं। जी इनके बीच में जो जॉइंट्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो इनकी खराब सरफेस को निकाल के घुटनों को अलाइन किया जाता है, नॉर्मल पोजीशन में सीधा किया जाता है, जिसको मैकेनिकल अलाइनमेंट बोलते हैं। हम्म। वो करके और एक नई हाईली क्रॉसलिंक पॉलीइथिलीन की गद्दी जो होती है प्लास्टिक, वो जो हमारी गद्दी घिस जाती है, हम्म जो नेचुरल गद्दी है, उसकी जगह एक आर्टिफिशियल गद्दी को उन इम्प्लांट्स के बीच में डाल दिया जाता है। ये एक नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन होता है, जिसको हम लोग 25-30 साल, बल्कि और विदेशों में तो 50-60 साल से इसको कर रहे हैं। अच्छा पहले रिजल्ट्स थोड़े से अच्छे नहीं थे, लेकिन अब धीमे धीमे जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ता चला गया, जी इम्प्लांट अच्छे होते चले गए, डॉक्टर्स अच्छे होते चले गए, सर्जिकल टेक्निक इंप्रूव करती चली गई, ओटी का एटमॉस्फेयर अच्छा होता चला गया, तो इनकी जो है सक्सेसफुल रेट अब 99% तक सक्सेसफुल रेट इनके होने लगे। अरे वाह तो इसको हम लोग पहले मैनुअल तरीके से करते थे, नेकेड आई से, मतलब अपना हैंड आई कोऑर्डिनेशन से इसको देख के करते थे। हम्म लेकिन अब इस घुटने के ऑपरेशन में, टोटल नी रिप्लेसमेंट में एक बदलाव आया, जिसको रोबोटिक नी सर्जरी बोलते हैं। रोबोट जो है कई चीजों में, कई सर्जरी में हेल्प कर रहा है, जैसे एब्डोमेन की सर्जरी है, यूरो सर्जरी है, पेशाब की सर्जरी है। वैसे ही घुटनों के ऑपरेशन के लिए भी अब रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आई है। इसमें हम्म फायदा ये होता है हम्म कि जो हमारे कट्स होते हैं, जो बोन कट होते हैं, जो घुटनों की सरफेस को हटाते हैं और इम्प्लांट को, वो बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, ये बोन कट्स। हम्म। तो आप उस हिसाब से अपने रोबोट में सिस्टम सेट कर सकते हैं। करना सर्जन को ही होता है, रोबोट केवल जो आप उसको फिक्स कर देंगे, रोबोट वही चीज मानेगा। तो सारा इम्प्लीमेंटेशन, दिमाग जो है वो सर्जन का ही लगता है रोबोटिक सर्जरी में। रोबोट वही करता है जो सर्जन उसको आदेश देता है। जैसे मैंने कहा है रोबोट से कि इसको 2 mm हड्डी काटनी है और इस तरीके से काटनी है, वो उतना काट देगा उतनी हड्डी। लेकिन प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, जो उसमें रिजल्ट्स निकल के आएगा, वो सर्जन की विशेषता के अनुसार ही आता है। जी अंतर केवल इतना होता है कि हम लोग जो बिना रोबोट के करते हैं वो एक अनुमान से करते हैं। तो अनुमान में भी लगभग 98-99% तक हम लोग सक्सेस अनुमान से करते हैं। और रोबोट में जो बोन कट, जो हड्डी काटते हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट काटते हैं, उसमें 0.1 mm का भी फर्क नहीं आता है, बस इतना फर्क होता है। तो सर, इतनी बात अगर है तो मुझे लगता है इससे लाभ भी बहुत होते होंगे, चाहे वो ब्लड लॉस की बात कर लें, रिकवरी टाइम की बात कर लें। इसके बारे में भी कुछ बताएंगे आप, क्योंकि ये भी एक लाभ है। देखिए, लाभ तो केवल यही होता है कि एक्यूरेसी बढ़ती है। बाकी ब्लड लॉस या जो मसल कट है या रिकवरी टाइम है, वो दोनों प्रक्रिया में लगभग, चाहे हम नॉन रोबोटिक सर्जरी करें या रोबोटिक सर्जरी करें, उनमें दोनों में सेम होता है। उसमें कोई अंतर नहीं है कि लोगों को लगता है कि रोबोटिक से कराएंगे तो हमारा बहुत जल्दी रिकवरी हो जाएगा या ब्लड लॉस नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों सर्जरी सेम होती है। घुटने को खोलने का काम सर्जन ही करता है। घुटने को खोलने के बाद उसमें केवल बोन कट्स नॉन रोबोटिक में सर्जन कट करता है, और रोबोटिक सर्जरी में जो हड्डी काटते हैं वो रोबोट काटते हैं। बस केवल इतना डिफरेंस है, और इसके अलावा और कोई भी डिफरेंस नहीं है। नहीं, ह्यूमन इंटरफेरेंस जैसे बात करते हैं, आप कह रहे दिमाग तो सर्जन का ही लगता है। तो अगर जो चीज रोबोट कर रहा है, अगर वही चीज हाथ कर रहे थे, तो इसमें थोड़ा सा कुछ फर्क इन द सेंस। तो वही मैंने आपको बताया ना, बोन कट्स में हम लोग अनुमान से हड्डी काटते हैं, और रोबोट को हमने इंस्ट्रक्शन दिया तो वो बिल्कुल एक्यूरेट काटेगा। एक्यूरेसी उसमें बेटर होती है, बस।
तो ये थोड़ा-सा फायदा होता है कि एक्यूरेसी बेटर होने से एक्यूरेसी बेटर होती है, लेकिन मेरे मन में ये सवाल आ रहा एक्यूरेसी है। बेटर होने से लॉन्गेविटी, इम्प्लांट की जो लॉन्गेविटी होती है, मतलब जो लंबे समय तक चलता है, वो रोबोटिक सर्जरी में बेहतर चलता है। जी, जी। मेरा सवाल यही था सर कि जो लोग इस वक़्त सुन रहे हैं, वो ज़रूर इस बात को जानना चाह रहे हों कि अब जो नी रिप्लेसमेंट हम कर रहे हैं, उनका कितना ड्यूरेबिलिटी कितनी है? कितना साल चलेगा ये जो रिप्लेसमेंट हम कर रहे हैं? हाँ, जो हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं मनीष जी, तो उसमें ड्यूरेबिलिटी कई चीज़ों पे डिपेंड करती है। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, जैसे पेशेंट की वेट कितना है, पेशेंट बहुत ओबीज होगा तो उसमें लॉन्गेविटी थोड़ा कम होती है। सर्जन की हैंडलिंग कितनी अच्छी है, इम्प्लांट की क्वालिटी कौन-सी है, कौन-सा इम्प्लांट लगाया है, इंडियन इम्प्लांट लगाया है या इम्पोर्टेड इम्प्लांट लगाया, तो उस पे भी डिपेंड करती है। रोबोटिक नहीं कराया तो एक्यूरेसी उसमें बढ़ गई, इस पे डिपेंड करती है। तो कई फैक्टर्स होते हैं जिसके अनुसार जो है वो उसकी लॉन्गेविटी डिपेंड करती है। अगर पेशेंट में कोई और दिक्कतें हैं, जैसे डायबिटीज है या थायराइड है या और बीमारियां हैं, तो उसकी लॉन्गेविटी, क्योंकि मल्टीपल बीमारियां की वजह से वो लॉन्गेविटी कम रहती है ना? तो कई फैक्टर्स होते हैं, उसकी वजह से इम्प्लांट की ड्यूरेबिलिटी आप उसी वेट, जैसे आप सिंपल उदाहरण समझिए, आप कोई नई गाड़ी लेते हैं तो और उस गाड़ी को कैसे चला रहे हैं। अगर उस गाड़ी को रेस्ट वे में चला रहे हैं तो उसकी ड्यूरेबिलिटी उतनी कम हो जाती है, और उसको अच्छे से चला रहे हैं तो उसकी लॉन्गेविटी उतनी ज्यादा हो जाती है। तो ये भी है कि ऑपरेशन के बाद आप उसकी कितनी केयर करते हैं, मसल्स की कितनी एक्सरसाइज करते हैं, उसको कैसे ट्रीट करते हैं अपने आप में, अपने जीवन शैली में नए घुटने को, उस पे भी उसकी ड्यूरेबिलिटी डिपेंड करती है। आपने बहुत अच्छी तरीके से सर समझाया अभी, और वाकई जो हमारे श्रोता हैं जो उसको समझ रहे होंगे। और निश्चित तौर पर एक सवाल मेरे मन में ऐसे ही आ रहा है, चूंकि आपसे लगातार हम बात कर रहे हैं तो कई सारे सवाल हैं, एक करके उनके जवाब भी ले रहे हैं। और ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक ऑपरेशन हो जाए, नी रिप्लेसमेंट हो जाए और रिकवरी टाइम भी हो गया, क्या ये संभव है कि वो जमीन पर बैठ सके? क्या ये संभव है कि वो घुटनों को ढंग से अच्छी तरीके से मोड़ सके, मतलब परफेक्टली वेल होना? मैं इस सवाल का जवाब सर आपसे लूंगा जरूर, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं और ब्रेक के बाद में तुरंत लौट कर आते हैं। और मैं चाहूंगा सर आप हमारे साथ बने रहें। अपने श्रोताओं को मैं एक बार बता दूं कि वो इस वक्त वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सेहत संजीवनी में डॉक्टर रवि गर्ग को सुन रहे हैं, जो कि सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन है कनिष्क हॉस्पिटल कानपुर के। और वो हमें मुख्यतया विशेष तौर पर घुटनों के रिप्लेसमेंट को लेकर और घुटनों में आने वाली बीमारी को लेकर बात कर रहे हैं। कहीं मत जाइए, आप सुनते रहिए वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज आवाज दिल की। मिलते हैं बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। दिल ने पुकारा है और दिल से पुकारा है, दोस्ती के सफर में यारों की है खोज। खुशबुओं का शहर है और खुशबू सी खबर है, मिलके चले हैं जैसे गंगा की मौज। 90.4 ये है वॉइस ऑफ कन्नौज, 90.4 ये है वॉइस ऑफ कन्नौज, 90.4 ये है 90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल की। छोड़िए पुराने घिसे पिटे तरीके विज्ञापन के, नए दौर में विज्ञापन के नए तरीके जो सीधे पहुंचे आपके प्रिय ग्राहकों तक। आपका विज्ञापन जो पहुंचे उनके दिलों तक। होगा कैसे, ये बताएंगे हम हैं वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज। जुड़िए हमारे साथ विज्ञापन के लिए। डिजिटल, सोशल और रेडियो स्टेशन पर विज्ञापन का कॉम्बो ऑफर। किसी भी प्रकार के विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9919402223। एक बार फिर से 9919402223, या फिर आप मेल करें voiceofkannauj90.4@gmail.com। सुनते रहिए कन्नौज का पहला और आपका अपना रेडियो स्टेशन वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज पर, आवाज दिल की। सुनते रहिए 90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल की।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज आवाज दिल की, और कार्यक्रम चल रहा है सेहत संजीवनी। सेहत संजीवनी के इस कार्यक्रम में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर रवि गर्ग, जो कि सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन है कनिष्क हॉस्पिटल कानपुर के, और जो बहुत सारी ऐसी बातें बता रहे हैं कि अगर कोई भी श्रोता इस वक्त जो हम लोगों को सुन रहा है वॉइस ऑफ कन्नौज जिसने ट्यून किया हुआ है, अगर उसको घुटनों से रिलेटेड अगर कोई बीमारी है और अगर उसको लगता है कि वाकई उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो कनिष्क हॉस्पिटल कानपुर में जा सकता है और वहां पर वो डॉक्टर रवि गर्ग से मिल सकता है और उसको पूरा इलाज वहां पर मिल सकता है। वजह यह है कि उनके पास अनुभव है, वजह यह है कि उन्होंने कई तरह के ऑपरेशन कर रखे हैं, इसलिए वहां पर आपका उपचार हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत है वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। धन्यवाद मनीष जी, बताइए। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे वो ये कि ऑपरेशन तो आपने कर दिया, सफल ऑपरेशन रहा, लेकिन क्या सफलता इस हद तक कि वो व्यक्ति जमीन में बैठ पाए, जमीन से उठ पाए? मतलब यह कि घुटनों पे जो जोर पड़ेगा, क्या वो बदला हुआ घुटना उसको सहन कर पाएगा या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, देखिए समानता जो हम लोग ऑपरेशन करते हैं उसमें आजकल जो नी रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट्स आते हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। हाई फ्लेक्शन नी बोलते हैं उनको, हाई फ्लेक्शन रोटेटिंग नी होते हैं। तो वो इम्प्लांट ही इतने काबिल होते हैं कि सर्जन को कुछ नहीं करना पड़ता है जो एक नॉर्मल ऑपरेशन करता है। तो उस ऑपरेशन में भी क्योंकि इम्प्लांट की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी होती है कि आप 140 से 150 डिग्री तक घुटने अंदर मोड़ सकते हैं, जिसके अनुसार आप जो भी रूटीन की प्रक्रिया होती है, जैसे पालती लगा के बैठना है, उकड़ू बैठना है, आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन बस उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। मरीज ये सोचता है कि आज ही ऑपरेशन हुआ और आज ही मैं कर लूं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ऑपरेशन के 2-3 महीने तक थोड़ा सा फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेज चलती हैं। उसके बाद जो वो नहीं कर पा रहा था उस घुटने की गठियाबात के कारण, वो उसको पॉसिबिलिटी ऑपरेशन कर सकता है। नॉर्मल जो उसकी वॉकिंग होती है वो पूरी तरह से सुधर जाती है, पैर सीधे हो जाते हैं, घुटने में जो भी डिफॉर्मिटी टेढ़ापन होता है वो सही हो जाता है, पैर पूरी तरह से मुड़ने लगता है, पालती मार के बैठ सकता है, उकड़ू बैठ सकता है, सब कुछ कर सकता है। यानी कि अगर सीधे भाषा में हम कहें तो डॉक्टर के सारे वो नॉर्मल काम जो एक व्यक्ति करना चाहे, चलने फिरने रिलेटेड, बस ये है कि उसमें वो अपनी जो भी क्रिया करे या जो भी एक्टिविटी करे वो अपने डॉक्टर्स के निर्देशानुसार करना चाहिए। अगर डॉक्टर्स कहता है कि नहीं आपके घुटने बहुत ज्यादा डैमेज है, उसमें अभी इस प्रक्रिया में टाइम लगेगा, तो उसके हिसाब से करें। अपनी मनमर्जी से ऑपरेशन के बाद मरीजों को कुछ नहीं करना चाहिए। जो भी करें वो डॉक्टर्स के परामर्श के बाद ही करना चाहिए। अब चूंकि कार्यक्रम में वक्त अब बहुत ज्यादा नहीं है सर, तो मैं जरूर आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि लोग ग्रामीण अंचल के हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, और हर किसी के पास में उतने साधन संसाधन नहीं होते हैं। आदमी के ये सवाल आता है कि भैया हमको कितने दिनों तक हॉस्पिटल रुकना पड़ेगा, इसमें खर्चा कितना होगा, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं हो पाएगा, हम बेयर नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे सवाल होंगे लोगों के मन मस्तिष्क में। मैं चाहता हूं कि आप इसका भी जवाब दे दें ताकि लोग संतुष्ट होके आगे बढ़ सकें और अपने घुटने का ऑपरेशन करवा सकें। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, देखिए समानता जो होता है एक घुटने के ऑपरेशन में 2 से 3 दिन का स्टे होता है। हॉस्पिटल का स्टे जो हम लोग करते हैं वो 2 से 3 दिन में यूजली एक घुटने का ऑपरेशन कर सकते हैं। घुटने के ऑपरेशन में यूजली 3 तरीकों से किया जाता है। या तो हम दोनों घुटनों को एक ही सेटिंग में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, या फिर एक एक करके करते हैं, जिसमें एक घुटने के 6 हफ्ते बाद हम दूसरे घुटने का ऑपरेशन यूजली करते हैं। तो समानता जो हम प्रक्रिया लेते हैं वो यही करते हैं कि पहले एक घुटने का ऑपरेशन करते हैं, फिर उसके 6 हफ्ते या 2 महीने बाद दूसरे घुटने का ऑपरेशन करते हैं। और मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 दिन का हॉस्पिटल का स्टे होता है। ऑपरेशन का टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं होता है, 1 से 1.5 घंटे में ऑपरेशन हो जाता है। तो मरीजों को ऐसा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि बहुत लंबे समय तक रुकना पड़ेगा या ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको प्रॉपर दूसरे दिन से ही, ऑपरेशन के दूसरे दिन से ही मरीज चलने लगता है, खड़ा होने लगता है वॉकर की मदद से, और 7वें 8वें दिन से वॉकर छोड़ के छड़ी पकड़ लेता है, और 15 से 20 दिन में वो छड़ी भी, उसकी जो स्टिक है वो भी छूट जाती है। 90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल की।